बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैं ये बता रहा था कि भारत में डेमोक्रेसी कैसे चल रही है और उसको रिलेट किया था एक कार से कि एक कार की तरह चल रही है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट या फिर कार के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, संविधान की। लेकिन सबसे पहले आप भारत का जो संविधान है उसकी प्रस्तावना को सुनिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। और अब थोड़ा सा इमेजिनेशन करिए कि 1947 में उस टाइम पर जो हमारे पॉलिटिशियन थे या नेता थे, उनकी इमेजिनेशन में कैसा भारत था, मतलब भारत देश कैसा आगे चल के फ्यूचर में होगा, उसको आप थोड़ा सा समझिए। टाइम के पॉलिटिशियनों की इमेजिनेशन में अपना भारत देश समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक देश हो, इसके सभी नागरिकों, मतलब अभी जैसे 140 करोड़ देशवासी हैं, उन सभी नागरिकों को समानता के सभी अवसर प्राप्त हों और राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय मिल सके, ऐसा देश बनाने की उन लोगों की सोच थी। और आप संविधान को जब देखेंगे तो आपको संविधान में पहले प्रस्तावना मिल जाएगी, उसके बाद फिर भाग 1 स्टार्ट होगा, फिर आर्टिकल 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के पूरा जितना भी अनुच्छेद है वो सभी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पता चलेगा कि अंबेडकर जी ने उनकी जो इमेजिनेशन में एम था उसको पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था उसमें की है। जैसे नागरिकों के अधिकार की बात हो या समानता की बात हो, तो नागरिकों के लिए उन्होंने मौलिक अधिकारों को उसमें रखा है। इसी तरह से न्याय की बात हो तो न्याय को देने के लिए या न्याय की व्यवस्था के लिए उन्होंने जुडिशरी सिस्टम को संविधान में, मैनेजमेंट का काम करने के लिए सरकार को संविधान में रखा है। मतलब जो उनकी इमेजिनेशन थी उसको पूरा करने के लिए संविधान में पूरी व्यवस्था की गई है। संविधान को बनाने के बाद अम्बेडकर जी ने ये भी कहा था कि संविधान अच्छा है या बुरा इससे पता नहीं चलेगा। मतलब संविधान को देखने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि संविधान अच्छा है या बुरा है। इसमें जो संवैधानिक पोस्ट है, चाहे वो सीजेआई की आप मान लीजिए, चाहे वो प्रधानमंत्री की मान लीजिए, राष्ट्रपति की मान लीजिए, या फिर और दूसरी कोई संवैधानिक पोस्ट मान लीजिए, उसमें बैठा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से अपनी फॉर्मेलिटी कर रहा है, किस प्रकार से अपने काम को कर रहा है, उससे डिसाइड होता है कि संविधान अच्छा है या बुरा है। संविधान लिख दिया गया, अब उसको पढ़ने से आप ये नहीं बता सकते हैं कि संविधान अच्छा है या बुरा है। वो अच्छा तभी साबित होगा जब उसको लागू कराने वाले लोग अच्छे होंगे, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो बात हो गई उन नेताओं, उन लोगों की जिन्होंने संविधान को बनाया, जिनकी इमेजिनेशन में भारत देश ऐसा था। आज के भारत को जब हम देखते हैं तो हमको कई प्रकार की चीजें सामने देखने को मिलती हैं जो उस इमेजिनेशन से एकदम अलग है, उस इमेजिनेशन से हट करके हैं। जैसे आप न्यायिक व्यवस्था की बात करिए तो न्यायिक व्यवस्था उस टाइम पर जो सोच थी उसमें ये बताया गया था कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी नागरिकों के लिए। आज की डेट में जो भारत है उस भारत में एक अलग तरीके की न्याय व्यवस्था हो गई है। मतलब आप पुराने केसों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमीरों के लिए अलग न्याय व्यवस्था है और गरीबों के लिए अलग न्याय व्यवस्था है। चाहे आप उन्हें कार एक्सीडेंट आप देख लीजिए, इसी तरह से आप केसों को जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो जो सोच थी जिसमें न्याय की व्यवस्था रखी गई थी। जैसे आप पुणे वाला वो कार एक्सीडेंट आप देखेंगे तो आपको याद होगा कि उसमें जो मुजरिम था उसको ऐसे लिखने के लिए बोला गया था क्योंकि वो नाबालिग था, जबकि उसी तरीके से जो बाकी और अलग अलग केसों में जो नाबालिग हैं वो जेलों पर हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया में नाबालिगों के लिए जेल नहीं है, जेल है और वो जेलों पर हैं। वो इसलिए जेलों पर हैं कि उनके पास उतना पैसा नहीं है। जैसे उस लड़के का जो पिता था उसके पास काफी पैसा था, वो एक बिल्डर था,
उसी समय तुरंत थाने पर वहां का जो लोकल विधायक है वो भी वहां पहुंच गया था। और कोर्ट में क्या हुआ, ऐसे लिखने को बोला गया और वो छूट गया। इसी तरीके से अगर हम समानता के साथ सभी को समान अवसरों की बात करें तो हमारा फोकस हो जाता है नौकरी की तरफ। लेकिन यहाँ पर नौकरी के अलावा भी जितनी भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, रेल हो गई आपकी, हॉस्पिटल हो गए, एजुकेशन का जो सिस्टम है वो हो गया, तो आप उसमें देखेंगे, जैसे मैं रेलवे की बात करूं तो रेलवे में जो रिजर्वेशन करवाता है तो उसका फिक्स हो जाता है भाई उसकी वो सीट है और वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा। उसके अलावा उस डिब्बे पर दूसरा कोई पैसेंजर आकर के नहीं चढ़ता। लेकिन जो जर्नल का डिब्बा होता है उसमें जहां से ट्रेन चलना शुरू होती है, जैसे मैं सारनाथ की अगर बात करूं तो ये छत्तीसगढ़ के भिलाई जिले से चलना चालू करती है और वहीं से जो जर्नल का डिब्बा रहता है वो पूरी तरीके से पूरा भरा हुआ रहता है। लेकिन उसके अगले स्टेशन पर भी टिकट मिलेगी जर्नल की। फिर वो जब अगले स्टेशन में पहुंचेगी, जैसे भिलाई से रायपुर आई तो रायपुर में भी जर्नल की टिकट मिल जाएगी, कोई भी वो टिकट खरीद सकता है। फिर वो रायपुर से आगे जाएगी उसलापुर, तो वहां भी जो भी जर्नल का टिकट लेना चाहे उसको भी मिल जाएगा और वो भी चढ़ेगा उसी डब्बे पर। फिर वो अगले स्टेशन पर जाएगी तो वहां पर भी जर्नल की टिकट मिलेगी और वो चढ़ेगा उसी डिब्बे पर। तो ये जो चीजें हैं, समानता के साथ सभी को समान अवसर की जो बात, इसी तरीके से आप हॉस्पिटलों को देखिए। हॉस्पिटलों में जब आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पेशेंटों को बोल दिया जाता है कि तुमको ऑपरेशन करवाने की जरूरत है, या किसी का किडनी खराब है तो उसको बोल दिया जाता है डायलिसिस की जरूरत है, या किसी को आईसीयू में एडमिट कराने की जरूरत है, तो वो उस टाइम पर नहीं मिलता। वहां जब वो जाता है ऑपरेशन थिएटर में तो उसको पर्ची काट कर दे दी जाती है कि भाई तुम इतने दिन बाद आना, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, यहाँ तक कि 20 दिन बाद तक के लिए वहां पर उनको इंतजार करना पड़ता है। 20 दिन बाद उनका नंबर आता है। जो किडनी का पेशेंट है उसको अगर डॉक्टर बोल दिया है कि आप 3 दिन में डायलिसिस करवाइए, तो हॉस्पिटल की जो कैपेसिटी है उसमें संभव ही नहीं है। वहाँ पहले से 10 दिन का जो पेशेंट, 10 दिन पहले जिस पेशेंट को बोला गया था डायलिसिस के लिए, वो अभी आज की डेट में करा रहा है, और जो जिसको आज की डेट में बोला जा रहा है वो अगले 10 दिन बाद कराएगा। मतलब समानता के साथ सभी को समान अवसर देने की जो बात है वो आज के भारत में पूरी तरह से फेल है। टाइम पर कभी किसी को किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही। इस तरीके से आप एजुकेशन सिस्टम को देखिए। एजुकेशन सिस्टम में भी जब लोग वहां पर एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो उनको अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग तरीके की फीस भरना पड़ता है, और उसके बाद भी सभी को एडमिशन मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। कुछ वेटिंग में चलते रहते हैं, कुछ को बोल दिया जाता है कि सीट फुल हो गई है। अब बात करते हैं विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की। जैसे मैं अपने विचारों को यूट्यूब में रख रहा हूँ इस समय पर, ये इसलिए रख रहा हूँ कि इस देश में हार्मनी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन जो और बाकी का युवा है या बाकी के जो नागरिक हैं वो अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त हैं। वो अपने विचारों को इस तरीके से सोशल मीडिया में रखने से बच रहे हैं। उनको अपनी ऑफलाइन लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। वो अपनी ऑफलाइन लाइफ में किसी न किसी की तैयारी में बिजी हैं, चाहे वो MPPSC हो, UPSC हो या SSC की किसी पोस्ट की तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच होता ये है कि जो जिस पोस्ट को डिजर्व नहीं करता वो इंडिया के अंदर उस पोस्ट में जाकर के बैठ जाता है। जैसे आप प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के उनके मंत्रिमंडल को आप देखिए, आप सरकार के जो सांसद हैं या विपक्ष के जो सांसद हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जो सांसद पद को ही डिजर्व नहीं करते, लेकिन वो सांसद बन गए हैं, वो मंत्री बन गए हैं। वो इसीलिए बन गए हैं क्योंकि इंडिया में जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को रखने की जो स्वतंत्रता है और दूसरों के विचारों को सुनने का पेशेंस नहीं है इंडिया के लोगों में प्रेजेंट टाइम पर। इसलिए इंडिया की अधिकतर पोस्टों में ऐसे लोग जाकर के बैठ चुके हैं जो उस पोस्ट को डिजर्व भी नहीं करते। आप चाहे अपने गांव के पटवारी से लेकर के किसी मिनिस्ट्री के सचिव तक को आप देख लीजिए,
उसकी जो फॉर्मेलिटी है वो अपनी फॉर्मेलिटी को छोड़ करके बाकी सभी प्रकार के काम करेगा साइड से कुछ पैसा कमाने के लिए। बाकी जो उसकी फॉर्मेलिटी है वो उसको पूरा ही नहीं करेगा, और पूरा भी करेगा तो उसमें भी वो कुछ न कुछ एक्स्ट्रा पैसा लेने की उम्मीद रखेगा, जबकि उस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए सरकार उसको पैसा दे रही है, उसको सैलरी मिल रही है, लेकिन वो पूरा नहीं करेगा, उसमें भी कुछ न कुछ उसको अलग से एक्स्ट्रा चाहिए। और ये लगभग सभी पोस्टों में हो रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब कर रहा हो या फिर वो प्राइवेट जॉब कर रहा हो, वो अपनी फॉर्मेलिटी के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा कमाने की कोशिश में लगा हुआ रहता है। मैं अपने पुराने वीडियो में ज्यादा फोकस कर नहीं पाया था इस बात को लेकर के कि आपस में रीजनेबल कन्वर्सेशन क्यों इतना ज्यादा जरूरी है। वो इतना ज्यादा जरूरी इसीलिए है कि ऐसे लोगों को रोकना है जो अलग अलग पोस्टों में जाकर के बैठे हुए हैं, जबकि वो उन पोस्टों को डिजर्व नहीं कर रहे हैं। वो इसी प्रकार से होगा जब हम आपस में रीजनेबल कन्वर्सेशन करना चालू करेंगे। अपने विचारों को रखने की क्षमता आपके पास होगी और दूसरों के विचारों को सुनने का पेशेंस आपके पास होगा, तब जाकर के चीजें सही बैठेंगी। लेकिन जो अभी प्रेजेंट टाइम पर हो रहा है वो ज्यादातर युवा अपना सोशल मीडिया में समाज का जो भी कचरा होता है उसको आसानी से चुनता है। जैसे वो इंस्टा में रील चलाएगा और वहां से जो भी कचरा उसको मिलेगा वो उसको उठा करके और अपने दोस्तों में आराम से फैलाएगा। वहां से ऐसे स्क्रॉल करते करते वो ढूंढेगा कचरे को और उठा करके पहुंचा देगा अपने दोस्तों तक। फिर उसके जो दोस्त हैं उसको देखेंगे और उसको अगले आदमी तक पहुंचा देंगे। ज्यादातर मैक्सिमम टाइम युवा का इसी में गुजर रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा कि देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, उससे इससे कोई मतलब नहीं। वो अपने आचार विचार के हिसाब से अपना स्टोरी स्टेटस डाल देता है, जबकि प्रेजेंट में इंडिया में जो सिचुएशन है, आप राइट टू चॉइस को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइट टू चॉइस के नाम पर आप अगर रिचार्ज करा रहे हैं तो उसमें भी आपको डाटा का पैसा देना ही पड़ रहा है। उसमें ऐसा नहीं, पहले जो होता था उसमें ऐसा आप नहीं कर सकते हैं कि मुझे कॉलिंग करना है तो मैं डाटे का पैसा नहीं दूंगा या फिर मुझे डाटा नहीं मिल लेना है, आप डाटा अपने पास रखिए, कॉलिंग बस मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मुझे कॉलिंग का बस चार्ज पेमेंट करना है। आप ये नहीं कर सकते हैं, जबकि इंडिया में लोकतंत्र है, राइट टू चॉइस का अधिकार सभी नागरिकों के पास है। फिर भी आप जब जाएंगे रिचार्ज करवाएंगे तो आपको डाटा मिलेगा ही और आपको उसका पेमेंट भी करना पड़ेगा। लेकिन जो युवा है वो अपने मूड के हिसाब से अपना जो उसका स्टोरी रहता है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेट करके और उसकी स्टोरी में जहाँ पास से ट्विस्ट आता है वहां से वो स्टोरी बना करके डाल देता है। वो ट्विस्ट आ ही इसलिए रहा है क्योंकि राइट टू एजुकेशन के नाम पर अभी आपको क्या मिल रहा है, आप उसमें ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ये जो राइट टू चॉइस का अधिकार है सभी नागरिकों को, उसके नाम पर आप, मैं बता दिया पहले भी कि आपको रिचार्ज करने आप जाएंगे तो आपको डाटा का भी पेमेंट करना पड़ेगा और वो डाटा भी आपको मिलेगा। राइट टू चॉइस के नाम पर जब आप अपना रिचार्ज नहीं कर पा रहे हैं, बाकी की चीजें तो फिर फालतू ही है समझिए। लेकिन फिर भी मैं इसलिए ये बात बोल रहा हूँ कि जो रियलिटी है वो आपको समझ में आनी चाहिए, और जो ये आप ये कचरा फैलाते हैं सोशल मीडिया में उसको बंद करिए, कुछ अच्छी चीज फैलाने की कोशिश करिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे वीडियो को आप फैलाइए या मेरे वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लेकिन कुछ भी आपको अच्छा मिले आप उसको दूसरों तक पहुंचाइए।